हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। आज आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाएगा। उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग चलता है यहाँ पटना में। पटना के कुम्हरार में ये ऑफलाइन कोचिंग चलता है कैरियर मेकर्स नाम से। तो यहाँ पे किसी को एडमिशन लेना हो, किसी को क्लास 12th का, 11 12th का या 9 10th का भी पढ़ना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है। और वैसे आज क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स का बात करेंगे कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं टोटल, और 12th का ही बात किया जाएगा क्योंकि ये सिलेबस 12th के लिए है। तो यहाँ पे बात करते हैं। क्लास 12th के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है और हर एक यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिट का नाम लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 6। अच्छा, ये 6 से क्यों स्टार्ट हुआ? 6 से लेकर 10 तक ये यूनिट चलेगा। बाकी का इसके पहले का 5 यूनिट जो है वो क्लास 11th में है। तो यहाँ पे सिर्फ 12th का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। और पहला यूनिट जो है क्लास 12th का वो है रिप्रोडक्शन। और इस वाले रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये नए सिलेबस के आधार पे है। और पहले वाला जो पुराना सिलेबस है उसमें ये टोटल 4 चैप्टर हुआ करता था, उसमें से एक चैप्टर हटाया गया है। पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पहला चैप्टर था जिसको हटाया गया। उसके बाद ये 3 चैप्टर बचा है इसमें, जिसमें से पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अभी हमारा हमारा यही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फिर दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके बाद इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट किया जाए आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले डिटेल्स जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है हम लोग को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर हुआ करता था उसमें सारी बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब चूंकि वो चैप्टर हट गया है, वो चैप्टर हटाने का कुछ मकसद भी ऐसा था कि सिलेबस थोड़ा एक तो कम हो जाए। बोझ रहता है बच्चों के ऊपर कि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है 11 12 मिलाकर। टोटल 98 चैप्टर्स हो जाया करते थे। तो इसीलिए उसमें से कुछ चैप्टर्स हटाया गया, कुछ चैप्टर बायोलॉजी में से हटाया गया, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री में से हटाया गया। वैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर हटा नहीं है, लेकिन चैप्टर ये पहला चैप्टर हटाने का पीछे का पर्पस ये था कि बच्चों लोगों को वो चैप्टर जो है 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा दी जाती है। 10th क्लास में जो चीज़ पढ़ना है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सेम टू सेम वही चैप्टर, वही चीज़ वो पहला चैप्टर में पढ़ना था। इसीलिए शायद उस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th अच्छे से नहीं होता, या 10th फिर अच्छे से होता भी है तो 1 साल का गैप होता है बीच में 11th में, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है। और उसमें ये नाम के आगे लगा है सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले जानना चाहेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका मतलब, रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टर्म से मिलके बना है, री और प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन ये 2 वर्ड से मिलके बना है। री का मतलब होता है, री का मतलब होता है रिपीट। री बोले तो रिपीट या फिर से। और प्रोडक्शन बोले तो प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। अब किस चीज को बनाना है फिर से? तो अपने ही जैसे, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज बोले हैं उस पर गौर कीजिएगा कि अपने ही जैसे बोले हैं। तो इस बात पे गौर करने के लिए क्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी जीव है ना वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो हाथी है वो कुत्ते जैसे बच्चे को जन्म दे। हाथी कुत्ते जैसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता ना। हाथी अपने ही जैसे हाथी जैसे बच्चे को ही जन्म देगा, ठीक है। कुत्ता जो है कुत्ते जैसे बच्चे का ही जन्म देगा, इंसान जो है वो इंसानों जैसे बच्चे को ही जन्म देगा। ये चीज़ें पहले चैप्टर में बताई जाती थी, खूब खूबसूरत तरीके से लाइनों में लिखा हुआ था एनसीईआरटी के लाइनों में कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं लिंकेज हुआ करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। तो हम अभी उतना गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ रिप्रोडक्शन का मतलब समझाना चाह रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या समझे आप? कि अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को फिर से बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है।
अब इस रिप्रोडक्शन का दो टाइप से होता है। ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है भाई? दो टाइप से होता है। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चीज़ों को थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाएंगे कि ये दोनों आखिर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ी थोड़ी दो दो लाइन बताएंगे, और उसके बाद सीधा चलेंगे अपने चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बताया जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो जितना भी तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि एक ही पेरेंट से उसमें नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, चलो यहाँ नया पेज पे इसको समझाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर क्या करेंगे, इसको इस तरह के रिप्रोडक्शन को पूरा करेंगे, ठीक। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंगल पेरेंट से होगा। और क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जनरली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। एक लाइन और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जनरली अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, और इसमें किसी तरह से वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब क्या वेरिएशन कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर हम अपना बात करें, अपने इंसानों का बात करें, तो हमारा जन्म हमारा जन्म जो हुआ, तो हम लोग अपने मम्मी पापा से बने, अपने मम्मी पापा से बने हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो मम्मी पापा से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। देखने में भले उनके जैसे लगते हैं कि दो हाथ दो पैर है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, तो उनके जैसे देखने में लगते हैं। बट क्या सारा कैरेक्टर उनके जैसा है? कभी कभी क्या होता है कि किसी के मम्मी पापा पूरे गोरे हैं लेकिन उनका बच्चा क्या होता है थोड़ा सांवला हो जाता है, तो वो क्या है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो गया। तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। मतलब जितने भी तरह का हम लोग के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर और अदर हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में रिप्रोडक्शन का बात करें, तो उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई परिवर्तन आता ही है। एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते। लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो इसमें जो बनने वाला प्रोजेनी है वो एग्जैक्ट टू कॉपी होता है। प्रोजेनी एग्जैक्ट टू कॉपी टू इट्स पेरेंट, टू देयर पेरेंट, टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट टू कॉपी कहने का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली भी, बाहर से दिखने में भी, मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब बाहर से दिखने में भी, एंड जेनेटिकली भी, मतलब अंदर का जेनेटिक कम्बिनेशन। तो बाहर से देखने में भी और अंदर का जेनेटिक कम्बिनेशन दोनों ही एकदम सेम होता है अपने पेरेंट के जैसे ही। इसीलिए इसमें को क्या बोलते हैं कि इसमें प्रोजेनी बनता है वो एग्जैक्ट टू कॉपी बनता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, कोई वेरिएशन नहीं देखा जाता उसमें, ठीक है। और ये कब होता है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो सिंपल माइटोसिस के द्वारा होता है। कौन सा डिवीजन होता है इसमें? सिंपल माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। सिंपली इसमें क्या करते हैं, सेल जो है वो डिवाइड कर जाते हैं सिंपल तरीके से, किसी तरह का कोई मिक्सिंग वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगला चलते हैं किस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसमें क्या है, दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जैसे तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इन्वॉल्व टू पेरेंट, टू पेरेंट, दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, और दोनों ही पेरेंट अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। एक मेल, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। कौन कौन से? एक मेल
और एक फीमेल। ये दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही ये रिप्रोडक्शन संभव है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और क्या क्या कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो पेरेंट तो इन्वॉल्व हैं ही। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इससे कंपेयर करके ही लिखते हैं, ये जनरली किस में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जनरली अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। ये जनरली किस में देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें वेरिएशंस भी आते हैं। प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, या फिर कह लें टू कॉपी टू देयर पेरेंट। अपने पेरेंट से एकदम टू कॉपी नहीं होते, उनके एकदम सिमिलर नहीं होते हैं टू देयर पेरेंट। अच्छा, यहाँ पे ये एक टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, वैसे प्रोजेनी जो एकदम टू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के जैसे, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्लोन। वैसा प्रोजेनी जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट से समान है, अपने पेरेंट के जैसे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, क्लोन वर्ड। ठीक है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं, इनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशन, मतलब चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है। और जहाँ भी आ जाए वेरिएशन, जहाँ भी चेंज आ जाए, जहाँ भी परिवर्तन आ जाए, वो क्या बनता है, इवोल्यूशन का कारण बनता है। वहाँ पे नए नए चीज़ों का विकास हो सकता है, नए नए फंक्शन का इवॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन का जो मेन रीजन है इवोल्यूशन का, ये क्या है कि इसमें इवोल्यूशन का स्कोप है। इसमें क्या है, इवोल्यूशन का स्कोप है, स्कोप फॉर इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन हो सकता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जब तक कि उसके अंदर म्यूटेशन ना आ जाए, कोई परिवर्तन ना आ जाए एक्स्ट्रा अलग से। ठीक, बट यहाँ पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग होती है चीज़ों की, और मिक्सिंग होने की वजह से, मतलब मिक्सिंग कहने का अर्थ ये है कि उसमें क्या होता है, एक मेल का और एक फीमेल का दो अलग अलग जगहों से क्रोमोजोम्स मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे चीज़ें बदलते जाती है, उसमें चेंजेस आते जाती हैं। वो कैसे होता है आगे चैप्टर्स में चलेंगे। और क्या बताना है इसमें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें वेरिएशन होता है, प्रोजेनी इसका एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है, तीन बेसिक रिक्वायरमेंट। ये तीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और तीनों अगर पूरा हुआ तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अन्यथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट अगर इसका देखा जाए तो है गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। इसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है गैमीटोजिनेसिस। इसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं, गैमीटोजिनेसिस। गैमीटो का मतलब हो गया गैमीट, और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। देखिए होता है क्या है ना कि बायोलॉजी में बहुत बार बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं जिनको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, याद रख पाना मुश्किल होता है। तो क्या होता है ऐसा कि बायोलॉजी का जो लंबा लंबा शब्द है उसको अलग अलग भाग में तोड़ के पढ़ सकते हैं, और उसका मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक टर्म आया गैमीटोजेनेसिस, ये तो थोड़ा छोटा है, इससे भी बड़े बड़े टर्म आते हैं, लेकिन उसको अगर तोड़कर समझ लिया जाए तो आसानी से समझा जा सकता है, याद रखा जा सकता है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, गैमीटो और जेनेसिस। गैमीटो का मतलब है गैमीट, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस बोल रहे हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट है, गैमीट बना लिया गया, अब दो गैमीट बने हैं। यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन में एक मेल गैमीट बनेंगे और एक फीमेल गैमीट बनेंगे, एक फीमेल गैमीट बनेंगे। तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब बनेंगे दो प्रकार के, तो इन दोनों को क्या करना होता है, मिलाना होता है, दोनों को फ्यूज करना होता है। जब दोनों मिलेंगे तभी तो आगे का प्रोसेस शुरू होगा ना। ये दो बनाए क्यों हैं, अलग अलग रखने के लिए क्या, नहीं, दोनों को मिलाना पड़ेगा। और दोनों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोनों को मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा,
फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बनने की प्रक्रिया को, सॉरी, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिलने की प्रक्रिया को, फ्यूजन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एक मेल गैमिट था, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए हमको, एंड लिखना चाहिए। यहाँ पे एक मेल गैमिट बना और यहाँ पे एक फीमेल गैमिट बना। अब दोनों को क्या करवाना है? फ्यूज करवाना है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे बना लेगा जायगोट। क्या बना लेगा भाई? जायगोट बना लेगा। अब ये जो मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों का फ्यूजन हुआ है, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? फर्टिलाइजेशन। और इसी के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए ही एक टर्म यूज किया जाता है, सिंगैमी। कहीं कहीं पे ये टर्म भी देखने के लिए मिलता है, सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है मिलना, किसी चीज का मिलना, ये टर्म कहलाता है सिंगैमी। इसीलिए फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? दो चीजें मिल रही है, इसीलिए इसको बोल दिया गया सिंगैमी। और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों मिलेंगे तो बनेगा जायगोट। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब जायगोट बन गई है तो जायगोट का आगे फर्दर डेवलपमेंट भी करना है। जायगोट का आगे फर्दर डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। आगे जब जायगोट बन गया तो जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा और इसका डेवलपमेंट होगा, इसका डेवलपमेंट होगा और एक मैच्योर प्रोजेनी का ऑफस्प्रिंग बनेगा, इससे मैच्योर एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। मतलब एक मैच्योर बच्चे का निर्माण होगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होने के बाद। तो ये है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, तीनों फुलफिल होगा तब उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा नहीं, तीनों फुलफिल होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तीनों में से अगर कोई एक भी मिस कर गया तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर नहीं कहलाएगा। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहला बेसिक रिक्वायरमेंट गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन और तीसरा रिक्वायरमेंट है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग यही रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखना है हमको? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखना है। कहाँ देखना है? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ ये जानना पड़ेगा, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? सिंपल सा नाम से पता चल रहा है, वैसे प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। जितने भी पौधे आसपास में देखते हैं उसमें से ज़्यादातर पौधे कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं। जो पौधे फूल देने वाले होते हैं, जो प्लांट्स फूल देते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही हमको देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब समझ में आ गया। अब ये जो रिप्रोडक्शन होगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर्स के द्वारा होगा। मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो फ्लावर्स है। हम लोग फ्लावर्स को किस नज़रिए से देखते हैं? फ्लावर्स को इस नज़रिए से देखते हैं कि उसको सजावट में काम में ले सकते हैं, कहीं पे किसी को देना है तब उसके लिए उसके काम में ले सकते हैं। किसी के यहाँ फ्यूनरल में जाना है तो वहाँ पे फ्लावर्स लेके जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाना है वहाँ फ्लावर्स लेके जाते हैं, बुके के रूप में फ्लावर्स देते हैं किसी को खुशी होती है तब। फ्लावर्स को हम लोग इसी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अगर एक बायोलॉजिस्ट का नज़रिया देखा जाए तो वो किस नज़रिए से देखता है कि फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा साइट है प्लांट का जहाँ से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक, तो फ्लावर क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर का डिफिनीशन कि ये मॉडिफाइड स्टेम है। कैसा है ये? क्या चीज़ होता है ये? प्लांट्स के अंदर स्टेम मॉडिफाई करके क्या बना लेता है? फ्लावर बना लेता है। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसका फंक्शन, जो किस तरह से फंक्शन करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तरह फंक्शन करता है। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है, मतलब टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कहने का मतलब एक कंप्लीट फ्लावर, एंजियोस्पर्म का जो कंप्लीट फ्लावर होता है। तो यहाँ पे एक नाम दिख रहा है एंजियोस्पर्म, उसमें थोड़ा घबराहट हो रही होगी, एंजियोस्पर्म।
इसी का दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट। ये सबसे हायर कैटेगरी का प्लांट होता है। ये एंजियोस्पर्म जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, ये सबसे हायर कैटेगरी का प्लांट होता है। और यही एक ऐसा प्लांट का कैटेगरी है, प्लांट का ये एक ऐसा फाइलम है, डिवीजन है, जिसमें फ्लावर्स आते हैं और इसमें प्रॉपर तरीके से सीड भी बनता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को ही क्या बोल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म होता है ना, उसका अगर एक टिपिकल फ्लावर देखा जाए तो उसमें 4 होल्स होते हैं, 4 होल। होल बोले तो एक फ्लावर मान लो कि गुच्छे में रहता है, उसके चारों तरफ से चीज़ें लगी हुई होती है, उसको होल बोलते हैं। तो उसमें कितना कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। फ्लावर को देखो सबसे बाहर से तो वो हरा हरा कलर का होता है पार्ट, उसके अंदर देखो तो थोड़ा कलरफुल पार्ट होता है, उसके अंदर देखो तो लंबी लंबी नली जैसा संरचना होता है, फिर उसके अंदर देखो तो एक फुला हुआ सा छोटा सा संरचना होता है। वैसे तो आंखों से देखेंगे नॉर्मल आंखों से तो छोटी छोटी चीज़ें ही दिखाई देगी। ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। तो ये एक फ्लावर है। फ्लावर को बाहर से देखते हैं तो उसके सबसे बाहर में ग्रीन पार्ट होता है, सबसे बाहर में हरा हरा कलर का पत्ते जैसा पार्ट होता है, ये जो दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो फ्लावर जो है वो एक स्टॉक से लगा हुआ होता है। देखो ध्यान से नीचे एक अगर प्लांट देखते हैं, मान लो ये एक प्लांट है कोई, ये प्लांट का स्टेम है, टहनी है, तो इस टहनी से जो फ्लावर लगा हुआ होगा वो एक स्टॉक से लगा होगा, एक डंठल से लगा हुआ होगा। ठीक है, तो जिस डंठल से ये फ्लावर लगा हुआ होता है उस डंठल को बोलते हैं पेडिसेल। उस डंठल को क्या बोला जाता है, पेडिसेल। ये जो स्टॉक है इसको स्टॉक भी कह लेते हैं, जिससे ये जुड़ा होता है, फ्लावर अपने स्टेम से कनेक्टेड होता है, इसको क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। और यहाँ पे पेडिसेल के ऊपर जो पार्ट है जिसपे फ्लावर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, वो चीज़ क्या कहलाता है, थैलेमस। वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ बनाया है, नीचे वाला ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, पेडिसेल बोल रहे हैं, और ऊपर का ये जो फुला हुआ पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, थैलेमस कह रहे हैं। ठीक, तो ये नीचे स्टॉक जो है सिलेंडर जैसा, इसको बोल रहे हैं पेडिसेल, और ऊपर ये जो फुला हुआ पार्ट है इसको बोल रहे हैं थैलेमस, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, रिसेप्टिकल्स। थैलेमस को ही रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, जिसपे फ्लावर का सारा पार्ट अरेंज होता है। ठीक है, इस पे फ्लावर का सारा पार्ट अरेंज होगा। ठीक है, ऊपर का ये जो ग्रीन पार्ट है जहाँ से फ्लावर का स्टार्ट होता है, फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, सेपल। वैसे एक है तो सेपल बोलेंगे, एक से ज़्यादा के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। एक को सेपल बोलते हैं और एक से ज़्यादा का ग्रुप होगा तब उसको कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिक्स लिख दें, यहाँ पे नाम इसका कैलिक्स ही लिख देते हैं, और इसको क्या लिखेंगे कि ये है ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को बोल रहे हैं कैलिक्स। उसके बाद ये जो उसके अंदर है, ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोला। और ये कोरोला क्या होता है, इसके सिंगल को एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं पेटल्स, और इसके पूरे ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। तो इसको क्या लिखें, ये है ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स को ग्रुप को बोल रहे हैं कोरोला। ठीक, इसके बाद इसके अंदर में दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो इसके सबसे अंदर वाला पार्ट में होता है। ये है एक बाहर का, ये थोड़ा सा बाहर, जो ये लंबे जैसा लंबे धागे नुमा संरचना है, और इसके अंदर ये एक पार्ट है ऐसे, ये तो ये वाला जो पार्ट बनाए हैं, जो लंबा स्ट्रक्चर है धागे जैसा, इसको बोलते हैं स्टामेन। सिलेंडर, सिलेंडर जैसा है, इसको बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन एक को बोलते हैं, पूरे ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टामिन। एक है तो उसको स्टामिन कह रहे हैं और उसके ग्रुप को क्या कह रहे हैं, एंड्रोसियम कह रहे हैं। और उसके बाद ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट, इस पूरे को बोलते हैं गाइनोसियम। बहुत सारा होगा तो गाइनोसियम कहेंगे। और ये गाइनोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल। इसके एक को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, या फिर एक और नाम है कार्पल भी कह देते हैं कभी कभी, पिस्टिल या कार्पल। तो इसमें टोटल 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट दिख रहा है। बाकी का 2 जो है वो तो ऐसे ही है, इसको सपोर्ट देने के लिए है। एक पेडिसेल जो इसके स्टेम से इसको कनेक्ट करता है, और एक थैलेमस जहाँ पे सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। ये थैलेमस ही वो स्ट्रक्चर है जिसपे सारे पार्ट अटैच होते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला पार्ट होता है कैलिक्स, जो कि सेपल्स के ग्रुप होते हैं। बहुत सारे सेपल्स के ग्रुप होते हैं जिसको कैलिक्स कह रहे हैं। और ये एक है इधर, एक ये है कलरफुल पार्ट जो है कोरोला। बहुत सारे पेटल्स का ग्रुप होता है जिसको पंखुड़ी भी कहते हैं, फूल का पंखुड़ी। जैसे जब फूल को तोड़ते हैं तो फूल को अगर निकालना होता है, सब चीज़ उसका अलग अलग करना होता है, तो सबसे पहले उसका कलरफुल पार्ट निकालते हैं जिसको पंखुड़ी कहते हैं, या फिर उसी को अंग्रेजी में कोरोला कह देते हैं। और एक एक पंखुड़ी जो होता है, एक एक पीस जो होता है, एक एक पीस को क्या बोलते हैं, पेटल्स, उसके सारे ग्रुप को मिलाकर कोरोला कह देते हैं। उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो है एंड्रोसियम। वो क्या है, एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम जो है ग्रुप को कहते हैं, और अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं, अस्टामिन। तो अस्टामिन के ग्रुप को क्या कह रहे हैं, एंड्रोसियम कह रहे हैं। उसके अंदर का जो पार्ट है वो है पिस्टिल या कार्पल, उसके ग्रुप को क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम कह रहे हैं। और ये दोनों पार्ट जो है, यही दोनों मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। ये दोनों मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये दोनों जो है, ये दोनों एसेसरी पार्ट है। ये दोनों एक्सेसरी पार्ट है और ये दोनों इसेंशियल पार्ट है, मतलब ये दोनों जरूरी है। ये क्या है, इसेंशियल। यहाँ पे ये दोनों एक्सेसरी पार्ट है और ये दोनों जो है इसेंशियल पार्ट है। एक्सेसरी पार्ट कहने का क्या अर्थ है कि ये दोनों जो है ये प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर और अदर कामों के लिए काम में आता है। मेन जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्हीं दोनों पार्टों से होता है, और इसीलिए इनको बोला गया इसेंशियल पार्ट। ये जरूरी है फूल के अंदर होने, ठीक है। तो ये एक ऐसा फ्लावर बनाया है, इसमें ये जो गाइनोसियम है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे लिखा हुआ है, आगे वाले पेज पे समझाते हैं, नहीं तो चलो इसी पे नीचे लिख देते हैं। ये गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो सबसे अंदर वाला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। और एंड्रोसियम जो होता है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां तक हो गया ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके आगे तीनों का फंक्शन जाने, चारों का, कोरोला का फंक्शन क्या है, कैलिक्स का फंक्शन क्या है, गाइनोसियम का फंक्शन क्या है, और एंड्रोसियम का फंक्शन क्या है, चारों का फंक्शन जानेंगे अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कहीं पे अगर कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन खाली खुला हुआ रहता है, और उसमें रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों को रिप्लाई दिया जाए जो जो डाउट है उसमें, ठीक है। तब तक के लिए